तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये लेक्चर हमारा करंट अफेयर के लिए होता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप लोग इंडिया के अंदर अगर कर रहे हैं जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। आंसर राइटिंग में भी कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, या फिर ऐसे राइटिंग अगर आप लोग करते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, उसके साथ में फिर हम लोग न्यूज देखेंगे आगे। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उससे ये पता चलेगा ये लेक्चर आप लोगों ने कितने अच्छे से सुना है, और कुछ रिवीजन भी आप लोगों को कराऊंगा जो लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किया था। तो कुछ इस पैटर्न में हमारा लेक्चर आज का ही चलने वाला है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका पूरा फायदा उठाएंगे और वीडियो के एंड में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएंगे। तो सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। इसको बोलते हैं यहाँ पर स्काई स्क्रैपर डे, यानी कि गगन चुंबी जो इमारत होती है उनसे रिलेटेड यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो डे है ये 3 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और कहीं ना कहीं एक जो इंसान की जो एबिलिटी है, जो मैन की एबिलिटी है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने की, जो इंडस्ट्रियल मास्टरपीस, उसका भी एक मार्क है। यानी कि इंसान जो है वो कुछ भी बना सकता है। अगर आप लोगों से मैं बोलूं कि 1995 में या फिर इससे पहले कि आप लोग बोल सकते थे कि क्या जमीन के नीचे से ट्रेन चल सकती है, तो इस तरीके से अगर कोई बोलता तो ये लगता कि यार पागलों वाली बातें कर रहा है। अपनी कंट्री के अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, फिर हमारी कंट्री में मेट्रो आई और आधी से ज्यादा मेट्रो जो है वो जमीन के अंदर चलती है। तो इसीलिए कुछ भी चीजें जो आज के में लगता है कि पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर में वो पॉसिबल हो सकती है। और ये एक इंसान की एबिलिटी होती है जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखकर चलता है, वही ऐसी एक तरीके से माइंडसेट के साथ में ऐसी चीजें इजाद कर पाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर विलियम कैन एलिन। तो इनका बर्थडे है 3 सितंबर को, तो जिसके तौर पर इनकी मेमोरी में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया था, तो विलियम कैन एलिन के द्वारा यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसका नाम है क्रिसलर बिल्डिंग। तो ये न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए के अंदर में है, जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है इमारत। तो बेसिकली एक तरीके गगनचुंबी इमारत मानी जाती है, और यहां पर ये शो करती है कि इंसान जो है वो एक तरीके से आसमान को छूने वाली इमारत यहां पर बना सकता है। ठीक है, तो डिको आर्ट यहां पर यानी कि एक तरीके से विजुअल आर्ट को यहां पर दिखाती हुई ये बिल्डिंग है, जो कि यूएसए में न्यूयॉर्क के अंदर है। सेलिब्रेट इसलिए भी किया जाता है वो अनऑफिशियल हॉलिडे के रूप में इसको, कि ये सोचा जा रहा है कि आने वाले टाइम में एक ऐसा एलिवेटर बनाया जाएगा कि जो आसमान तक पहुंच सके। यानी कि अब तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, अगर हवाई जहाज से उड़कर जाते हैं या फिर कोई स्पेस में शिप हम लोग भेजते हैं, स्पेस शिप वगैरह, तो उसके थ्रू हम लोग जाते हैं। पर लेकिन सोचिए ऐसा एलिवेटर जो आसमान तक पहुंच सके, तो उसके बारे में भी कल्पना यहां पर की जा रही है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या ये चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। तो वो फ्यूचर की बात है, जो आज पॉसिबल नहीं है वो फ्यूचर में जरूर पॉसिबल होगा। एक टाइम पर ऐसा भी था कि अगर कोई फोन से बातें कर रहा है तो लगता नहीं था कि इस तरीके से इतनी दूर बातें कर पाएगा, पर लेकिन पॉसिबल हो रखा है ना। तो सारी चीजें फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती है, जो कि इंसान जहां तक सोच सकता है वहां तक वो चीजें कर सकता है। तो इसी के चलते जो गगनचुंबी इमारत है वो यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर जो बोला गया है कि जो लंबी इमारतें होती हैं, गगनचुंबी इमारतें होती हैं, तो उनका आकाश को चीरने, एक तरीके से जो उनका जो सिर होता है वो ऐसा लगता है कि आकाश को चीरता हुआ निकल रहा है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, और उसी से रिलेटेड यहां पर ये डे है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यह है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे चलता हूं। लेक्चर को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों से क्विज होगा, यानी कि क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोगों को देना है, तभी आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे कि हाँ यार आज कुछ नया सीखा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। तो कोविड-19 जो एक बीमारी है ऑल ओवर वर्ल्ड को अपनी चपेट में ली हुई है, तो इसके लिए अलग अलग सोल्यूशन खोजे जा रहे हैं। हमारी कंट्री में जो इंडियन रेलवे है उसने भी एक सोल्यूशन खोजा यहां पर, और एक रोबोट यहां पर बनाया जिसका नाम रखा गया है रोबोट रक्षक। ठीक है, तो ये जो रोबोट रक्षक है, जिसको आरआर के नाम से भी आप लोग बोल सकते हैं, और रेलवे के द्वारा बनाया गया, तो RRR हो गया। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम में नहीं भूलेंगे इसको। ओके, तो RRR जो है यहाँ पर यानी कि रेलवे के द्वारा बनाया गया रोबोट रक्षक। तो ये रोबोट रक्षक जो है ये रिमोट के थ्रू यहाँ पर एक तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, यानी कि एक तरीके से रिमोटली कम्युनिकेट कर सकता है, सबसे रिमोट के थ्रू से रिमोटली कम्युनिकेट कर सकता है, और ये एंड्रॉइड मोबाइल के हिसाब से यहाँ पर काम करता है। आखिर क्या क्या काम ये कर पाता है, तो ये मेडिकल एड रोबोट इसको बोला जा रहा है। बेसिकली मतलब क्या है, मतलब ये कि हेल्थ पैरामीटर जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, ऑक्सीजन परसेंटेज हो गया, ये सारी चीजें आराम से चेक कर सकता है इंसान के अंदर। इसी के साथ में यहाँ पर मेडिसिन दे सकता है, फूड दे सकता है पेशेंट्स को, और इसी के साथ में ये 2 वे वीडियो कम्युनिकेशन भी यहाँ पर करा सकता है डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में, यानी कि जो यहाँ पर डॉक्टर हैं और जो यहाँ पर मरीज हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन भी करा सकता है।
नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर, ये लगभग 150 मीटर तक ऑल डायरेक्शन में यहां पर घूम सकता है। एक बार अगर आप लोग इसकी बैटरी चार्ज कर देते हैं तो 6 घंटे तक चल सकता है। 10 किलोग्राम के करीब यहां पर ये वेट उठा सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर ये बेस्ड ऑन वाईफाई, इसको कोई मोबाइल डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वाईफाई के ऊपर बेस्ड है और एक एंड्रॉइड ऐप से यहां पर ये चलता है। तो ये जो रक्षक रोबोट है ये रेलवे के द्वारा बनाया गया है। आप लोगों को सीधा क्वेश्चन देंगे कि जो रोबोट रक्षक है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है, तो इस तरीके से नाम जो रखा गया है RAKSH, ठीक है, तो इस तरीके से RAKSHAK, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग रक्षा की बात करते हैं ना तो डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट होगा, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली बड़ी ही जल्दी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। हम लोग बात करेंगे कंट्री के बारे में जिसका नाम है कतर। कतर को अभी आप लोगों को मैप में दिखाऊंगा, फिर आप लोग कंपेयर कीजिएगा किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे आइए एक बार मैप में लेके चलता हूं, यह है अपनी प्यारी कंट्री। थोड़ा सा आप लोग यहां पर वेस्टर्न साइड में आएंगे और जूम करके हम लोग देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कतर। तो ये देखिए, इसके साथ में कंपेयर कीजिए, ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री और यहां से आप लोग आएंगे, ये हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यहां पर आप लोग कतर देखने को मिल रहा है। ऊपर बहरीन हो गया, ये पर्शियन गल्फ हो गया, ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और जूम करेंगे तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। थोड़ा सा और जूम करते हैं, ये है यहां पर हारमुज, इसको स्टेट ऑफ हारमुज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्टेट ऑफ हारमुज जो है यहां पर ये किस किस एरिया को कवर कनेक्ट करता है, तो ये बीच में आप लोगों को दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूं। अब आप लोग को आई होप कि आप लोग को अब दिख रहा होगा यहां पर, ये है स्टेट ऑफ हारमुज। अब यहां पर जब इसको जूम आउट करूंगा तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे तो ये किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये पर्शियन गल्फ जिसको अरेबियन गल्फ के नाम से जानते हैं, गल्फ ऑफ ओमान के साथ में उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग बात करें कतर के बारे में, तो कतर जो कंट्री है यहां पर, इसके द्वारा अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर जिसका नाम था काफला सिस्टम था यहां पर, उसको स्क्रैप करने की बात की जा रही है, उसको हटाने की बात की जा रही है। और यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में ये पहली कंट्री ऐसा करने वाला, ये ऐसा काम करने वाली कंट्री बन गई है। तो ये लेबर लॉ जो है एक तरीके से उनको आसान करने की कोशिश की जा रही है। ये जो काफला था इसका सिस्टम का मतलब क्या था, इसका मतलब था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है, ठीक है, और उसको अपनी जॉब चेंज करनी है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था अपने मालिक से जिसके साथ में वो काम कर रहा था। आज की डेट में अगर आप लोगों को छोड़कर जाना है तो तुरंत आप लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर यहां पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आप लोग कहीं नहीं जा पाएंगे, एक तरीके से बंधवा टाइप की चीजें दिखने लगती थी। तो ये जो सिस्टम है यहां पर कि जो इंसान है जिसको जॉब करनी है उसके पास में वो हक होना चाहिए कि वो आज की डेट में यहां पर काम कर रहा है, कल कहीं और जाकर काम कर सके। तो ये सिस्टम यहां पर इसको ये करने से रोकता था। तो अभी यहां पर कतर के द्वारा इसको हटाया जा रहा है। तो लेबर लॉज को आसान किया जा रहा है ताकि जो लेबर है वो आसानी से यहां पर काम कर सके। उसी के साथ में यहां पर और भी जो सिस्टम है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये कतर सारे काम कर रहा है यहां पर। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है यहां पर, जो मिनिमम वेज है यहां पर इनके द्वारा बोला गया है कि $274 होगा जो मिनिमम वेज होगा, इसके नीचे कोई भी यहां पर पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो यहां पर अगर डॉलर के बारे में बात करें तो ये 70 से 72 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। $1 में 70 से 72 रुपीज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए। और हाँ, अभी यहां पर एक वर्ड यूज आएगा कतरी रियाल, ठीक है। तो यहां पर ये इसकी करेंसी है। तो एक कतरी रियाल में यहां पर लगभग 20 रुपए के बराबर होती है, यानी कि हमारी करेंसी जो है वो इनके सामने थोड़ी छोटी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो करेंसी भी कई बार आप लोगों से, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, जैसे कई बार जो दूसरे एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर नॉन गजेटेड जो एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं करेंसी के बारे में, ठीक है। गजेटेड एग्जाम में नॉर्मली ऐसी चीजें नहीं पूछते हैं करेंसी वगैरह के बारे में जल्दी से, पर फिर भी हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। जिस कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं उसकी कंट्री करेंसी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर बात करें यहां पर, तो यहां पर बात की जा रही है जो कफला, जो बेसिक काफला जो सिस्टम है उसको हटाया जा रहा है। 274 के करीब यहां पर जो मिनिमम वेज रखी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि मोटे मोटे तौर पर 20,000 के करीब लगभग यहां पर सैलरी मिनिमम वेज रहेगी, जो कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं आज के डेट में, तो हमारी कंट्री में जो मिनिमम वेज, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, हमारी कंट्री में मिनिमम वेज क्या है एट प्रेजेंट सिनेरियो अगर आप लोग बात करते हैं। इसी के साथ में 25% जो है वो इंक्रीमेंट की बात की जा रही है। यहां पर जो बात की जा रही है, अगर कतरी जो रियाल है इसके बारे में बात करें तो 300 कतरी रियाल, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 600 रुपए, तो यहां पर ये खाने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में 500 कतरी रियाल यानी कि 10,000 के करीब रुपए जो हैं वो रहने के लिए दिए जाएंगे। तो ये यहां पर मिनिमम वेज होगी 20,000 रुपए। इसी के साथ में ये 6,000 रुपए ये हो गए, ठीक है, यानी कि 26 और 10,000 रुपए हो गए यानी कि 36।
तो टोटल मिलाकर लगभग मिनिमम सैलरी जो है खाने पीने रहने के साथ में 36,000 के करीब यहां पर सैलरी देखने को मिलेगी। तो ये यहां पर बोला गया है इनकी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा। और ये यहां पर जो एप्लीकेबल है, ये वर्कर ऑल द नेशन, किसी भी कंट्री के वर्कर आते हैं, किसी भी सेक्टर में अगर डोमेस्टिक एरिया में काम करते हैं तो उनको यहां पर ये अलाउ किया जाएगा। जिनको प्रीवियसली एक्सक्लूड किया था उनको भी यहां पर इंक्लूड किया जा रहा है कतर की गवर्नमेंट के द्वारा। तो बच्चा काम किया है, काफी एक तरीके से सपोर्ट करने वाला काम है। तो जो सपोर्ट करने वाला काम है तो इसलिए यहां पर एक और चीज आप लोगों को इससे याद रखनी है जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। वो क्या है, उसके बारे में भी कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोग जानिएगा। ILO का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ILO क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा इसका स्वागत किया गया है कि हाँ बहुत अच्छा काम आप लोगों के द्वारा किया गया है, किसी ने तो स्टार्ट की कम से कम। तो जो काफिला सिस्टम है यहाँ पर इसको हटाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसका गल्फ रीजन में पहली कंट्री बन गई कतर, जिसके द्वारा ये स्टेप उठाया गया है। तो ये काफी अच्छा एक तरीका है, यहाँ पर एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सपोर्ट करती है। तो ILO जो है उसके द्वारा बोला गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मिनिमम वेज, यानी कि एक तरीके से जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। ये लगभग यहाँ पर 4 लाख के करीब जो वर्कर है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको फायदा पहुंचेगा। और जिस कंट्री में रेमिटेंस जाता है उस कंट्री में रेमिटेंस अच्छा पहुंचेगा। रेमिटेंस का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आज के दिन में हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो कतर में काम कर रहे हैं और कतर से वो पैसा इंडिया के अंदर भेजना चाहते हैं, तो अब यहां पर पहले मान लीजिए वो 10,000 भेजते थे, तो अब अच्छा खासा सैलरी उनको यहां पर मिलेगी क्योंकि मिनिमम वेज ही यहां पर 20,000 कर दी गई है और रहना खाना पीने के अलावा। तो अब वो रिमिटेंस यानी कि पैसा अपने घर पर और ज्यादा भेज पाएंगे, तो इसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो इसलिए यहां पर इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको सपोर्ट कर रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से बात करूं, इसको 1919 में फाउंड किया गया था। यानी कि जब 2019 में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था इसके बारे में, 100 साल इसको पूरे हो गए थे 2019 में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन 11 अप्रैल 1919 में इसको बनाया गया था। अगर बात करें इसके जो हेडक्वार्टर है तो जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को UN जो जनरल असेंबली है, ठीक है, तो उसके अंदर ये काम करता हुआ आप लोग को नजर आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए, UN जनरल असेंबली का भी जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो बेसिकली इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके बारे में याद रखिए। आगे चलते हैं। आप लोगों को पता है गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि उन्हें कहते हैं तलवार लेके चाइनीज ऐप के पीछे पड़ी हुई है। तो अच्छी भी चीज है हमारी कंट्री में चाइनीज ऐप, चाइना का कोई भी माल जितना कम रहे हमारी कंट्री में उतना ज्यादा अच्छा है। तो गवर्नमेंट के इस मूव को मैं अप्रिशिएट करता हूं, काफी अच्छा मूव आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो फिर से यहां पर हमारी कंट्री में अभी कई सारे जो ऐप हैं वो अभी बैन कर दिए गए हैं, जिसमें PUBG और इसी के साथ में आप लोगों का लूडो भी शामिल है। अब ये कितने बच्चों का इंपैक्ट डालने वाला है, तो आप लोग अपनी भावनाएं जो भी इस गेम के साथ में कनेक्ट थी वो नीचे शेयर कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्टिव टाइम आप लोगों का बचेगा उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया। तो उसके चलते अभी हमारी कंट्री में जो IIT बॉम्बे है उसके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया एयर स्कैनर। आप लोगों को पता होगा कैम स्कैनर बड़ा ही अच्छा ऐप था, ये आप लोगों ने भी यूज किया होगा, मैंने भी यूज किया था। तो ये चाइनीज ऐप था, हमारी कंट्री में इसको बंद कर दिया गया। तो इसका ऑल्टरनेटिव कोई अच्छा सा होना चाहिए, तो एयर स्कैनर हमारी कंट्री में अभी सामने निकल कर आ रहा है। तो IIT बॉम्बे के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है एयर स्कैनर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्ले स्टोर से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट अब ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करा रही है। जो 59 चाइनीज ऐप जो इंपोर्टेंट ऐप थे, तो यहां पर मेड इन इंडिया लिखा मिलेगा। सबसे एक वो तब बोल सकते हैं आप लोग, जो अच्छी बात है यहां पर ये। ठीक है, तो IIT बॉम्बे के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा यहां पर इसको डेवलप किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के जो ऐप है हम लोग यूज करेंगे तो जो डेटा होगा उसके चोरी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से आप लोग बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले यहां पर जो बात की जा रही है, NSO के द्वारा यहां पर डेटा प्रस्तुत किया गया है। तो जो NSO है उसके द्वारा जो डेटा प्रस्तुत किया गया है, जिसको आप लोग बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है हमारी कंट्री में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। तो इसके द्वारा अभी यहां पर जो डेटा सामने निकाल कर लाया गया है, इसमें हमारी कंट्री की GDP के बारे में आप लोगों को पता है कि वो काफी डाउन लेवल पर पहुंचती नजर आ रही है। तो इसके चलते हम लोग समझते हैं क्या क्या बातें हैं, ताकि आप लोग इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जान पाएं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग का एक अच्छा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे इसके चलते। तो उसमें सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग ये याद रखना है कि जो NSO जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं आप लोग, ये 2 पर्टिकुलर ऑफिस को मिलाकर अभी रिसेंटली बनाया गया था 2019 में। तो कौन से ऑफिस थे? एक तो था यहां पर NSSO, इसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। दूसरा था CSO, इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो दोनों को जब मिला दिया गया यहां पर तो NSO बन गया। तो यानी कि NS
और यहाँ पर ओ इसका आ गया, बाकी भी इसका गायब हो गया। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली आज के में एनएसओ है, ये डेटा इकट्ठा करने का काम करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इसके द्वारा जो जीडीपी है अप्रैल और जो यहाँ पर जून का क्वार्टर का जो मंथ है, उसमें बोला गया है कि यहाँ पर ये -23.9% रह गई है। जो लास्ट टाइम अगर इसी टाइम पर आप लोग ग्रोथ की बात करें हमारी कंट्री में, तो जो ग्रोथ हुआ करता था वो 3.1% के करीब ग्रोथ हुआ करता था, पर लेकिन आज की डेट में घटकर कितना रह गया यहाँ पर, ये घटकर नेगेटिव में पहुंच गया है 23.9। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चाइना के बारे में बात करें तो चाइना में आप लोग ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर चाइना का बेसिकली जो है वो 3.2% के करीब ग्रोथ नजर आ रही है। यूके के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम के बारे में, तो उसकी यहाँ पर 20.4% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर एक अकेला सेक्टर ऐसा बचा है जहां पर चीजें आप लोगों को थोड़ी सी पॉजिटिव नजर आई, वरना सारी चीजें जो हैं वो बर्बाद होती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। एक तरीके से कंडीशन बोल सकते हैं कि पेंडेमिक ने कमर तोड़ दी है इकोनॉमी की, हमारी कंट्री की। एग्रीकल्चर थोड़ा सा एक ब्राइट स्पॉट है जहां पर सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल नजर आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि मजदूर नहीं है, कंपनी सारी बंद पड़ी है, कोई रिक्वायरमेंट मार्केट में नहीं है, डिमांड नहीं है, तो सारी चीजें देखने को मिलेगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में सेम बात आप लोग बोल सकते हैं, 50.3 के करीब % आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिला, जो कि यहां पर चीजें नेगेटिव में चल रही है। तो सारी चीजें आप लोग यहां पर देखते हैं। सबसे बुरी जो बात यहां पर देखने को मिल रही है वो है हमारी कंट्री, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव में चल रही है। यूके भी लगभग काफी ज्यादा इंपैक्टेड है, यहां पर 20 के करीब, मलेशिया 17 के करीब। सबसे जो थोड़ी सी चौंकाने वाली बात अगर देखिए, यूएसए जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं, वहां ओनली -9.1% इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। बाकी चाइना, ये इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है, जिसने इस बीमारी को पैदा किया है वो पॉजिटिव में चल रहा है 3.2 के। तो यानी कि सबको परेशानी देकर ये अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से सोचने वाली बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। इसके चलते मैं आप लोगों को थोड़ी सी मैप में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा। बात की जा रही है तुर्की के बारे में। तो तुर्की की लोकेशन पहले आप लोग अपनी कंट्री कंपेयर में देखिए, कहां पर हमारी कंट्री है, ये होगी अपनी प्यारी कंट्री, और यहां से अगर आप लोग तुर्की देखेंगे तो ये आप लोगों को तुर्की नजर आएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को दूसरी कंट्री में लेकर चलता हूं, जिसके बारे में तुर्की के रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आखिर ये आर्टिकल न्यूज में क्या, इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। वो कंट्री का नाम है यहाँ पर ग्रीस। ठीक है, तो तुर्की और ग्रीस के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, और रिलेशन किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये है बेसिकली जो रिसोर्स ये शेयर करते हैं ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर। तो पहले आप लोगों को मेडिटेरेनियन वाला एरिया दिखाऊंगा, फिर यहाँ पर ग्रीस दिखाऊंगा, तुर्की दिखाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बातें करते हैं आर्टिकल में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग वेस्टर्न साइड में चलेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। तो ये है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग इसको क्लियरली देख सकें। तो ये हो गया यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आप लोग को इटली नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इधर देखिए, इसके थोड़ा सा इस साइड में यहाँ पर आप लोग ग्रीस नजर आएगा, और ग्रीस के साइड में आप लोग को तुर्की नजर आएगा। तुर्की के नीचे साइप्रस भी है, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहता है जब तुर्की के बारे में बात करते हैं, क्योंकि साइप्रस का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो तुर्की के कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है, पर फिलहाल हम लोग ग्रीस के बारे में बात करते हैं। तो तुर्की और जो ग्रीस है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं जो वाटर वाला एरिया है वो यहां पर शेयर करता है। ठीक है, तो एजिनियन जो सी है यहां पर, ये दोनों के बीच में आप लोग को देखने को मिलता है AEGNEAN। ठीक है, तो ये जो सी पर्टिकुलर दो कंट्री आप लोग याद रखते हैं, ग्रीस और तुर्की। तो क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, और बाकी का आप लोगों को पता है जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों से डेली पूछ ही रहा हूं, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा आंसर अच्छे से देते रहिए। अभी यहां पर क्या की जा रही है, दोनों के द्वारा रिन्यू किया गया डायलॉग, ताकि जो दोनों के बीच में जो पंगा चलता है लेकर जो रिसोर्स को शेयर करने का, उसका कुछ सोल्यूशन यहां पर देखा जा सके। तो अभी क्या यहां पर बात की जा रही है, जो कंडक्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइज जो बिटवीन, जो आज के में मैंने अभी आप लोगों को साइप्रस दिखाया। ठीक है, साइप्रस और जो ग्रीस है, तो यहां पर एक जो यहां पर क्रीट करके आइलैंड भी है यहां पर, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। ये आप लोगों के सामने एक बार इसको आप लोग मैप में देखिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। यहां पर देखिए जो आप लोगों को रेड वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है, ये है बेसिकली क्रीट आइलैंड। ठीक है, तो यहां पर तुर्की जो है वो भी यहां पर एक तरीके से अपना दावा दिखाता है, कई बार रिसर्च के लिए टीम भेजता है। वैसे ये ग्रीस का आइलैंड है, अगर आप लोगों को ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे तो ग्रीस का आइलैंड है यहां पर। तो अभी यहां पर ग्रीस के द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज जो कंडक्ट कराई गई यहां पर साइप्रस के साथ में, और साइप्रस के साथ में तुर्की की बनती नहीं है, तो इसलिए इनके अंदर जो है ये पंगे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो उसी के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो अभी स्टैंड ऑफ जो देखने को मिल रहा है उसके चलते यहां पर जो तुर्की के द्वारा सेंड की गई है जो रिसर्च विसल जो बेसिकली टीम है, ताकि गैस और ऑयल को वहां पर सर्च कर सके। तुर्की जो है वहां पर वो बेसिकली जो ग्रीस का आइलैंड है नियर तुर्की कोस्ट, वो बेसिकली अकाउंट में ले एक तरीके से क्या करती है कि अपनी मैरीटाइम बाउंड्री के चलते एक तरीके से इस आइलैंड को अपने कंट्रोल में कोशिश करती है कि अपने कंट्रोल में रखा जाए। पर लेकिन ग्रीस जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। ठीक है,
उसी के साथ में यहाँ पर अगर ग्रीस के साथ में कुछ होता है तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन पोरस के साथ में खड़ा मिलता है। तो इसलिए रिसेंटली आप लोगों को पता है अभी तुर्की के जो रिलेशन है यूरोपियन यूनियन के साथ में ज्यादा अच्छे नहीं चल रही है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में रहता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं ये बेसिकली यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा अभी 27 प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के तहत यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करेंगे। कोल्ड जो चेन है यहाँ पर वो बनाएंगे, उसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेंगे। आखिर कोल्ड चेन का क्या फायदा होता है अगर आप लोगों से पूछा जाए, यानी कि कोल्ड स्टोरेज जो चेन बनाई जाती है उसका क्या बेसिकली फायदा देखने को मिलता है। अगर कोई पेरिसेबल आइटम है, यानी कि जो आइटम ऐसा है जो कि मौसम के हिसाब से खराब हो जाता है, तो उसको वहां पर रखा जाएगा। किसान जब तक मार्केट में अपने सामान को लेकर जाता है, कई बार वो खराब हो जाता है, तो उसको खराब होने से यहाँ पर बचाया जा सकेगा। तो उसी के चलते फोकस दिया जा रहा है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी यहाँ पर लगभग बोला जा रहा है कि 16,000 के करीब यहाँ पर ये क्रिएट करेगा, और जो फायदा पहुंचाएगा यहाँ पर लगभग 2.5 लाख के करीब फार्मर, यानी कि 2,57,000 के करीब जो फार्मर है उनको फायदा पहुंचाएगा। और ये 743 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करने वाले हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगा, ग्रांट इन एड रहेगा, यानी कि ये पैसा जो दिया जाएगा ये रिटर्न नहीं करना है, एड के तरीके से दिया जा रहा है एक तरीके से। 35% जनरल एरिया के लिए, 50% नॉर्थ ईस्ट एरिया या हिमालयन रीजन जो है यहाँ पर जो दूसरे एरिया है आइलैंड वाला एरिया है, 50% वैल्यू एडिशन के लिए, 75% जो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए यूज किया जाएगा। मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये लगभग 743 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करने की गवर्नमेंट के द्वारा बात की जा रही है, ताकि किसानों को फायदा इसका देखने को मिले। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अभी एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में फिर हम लोग आज का क्विज देखेंगे और फिर कल का थोड़ा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो 3 आवर बचे हुए हैं, रिव्यू, रिवीजन और इसी के साथ में जो आप लोग का कल का जो डिस्कस किया है उसके बारे में। ठीक है, तो रिव्यू कर लेते हैं, फिर रिवीजन करेंगे और इसी के साथ में आप लोग का क्विज भी होगा। ओके, तो आइए सबसे पहले आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर रोबोट रक्षक के बारे में हम लोगों ने समझा, किसके द्वारा क्रिएट किया गया समझा। कतर के बारे में जाना, लोकेशन देखी जो कि इंपॉर्टेंट होती है, और ILO के बारे में इसके द्वारा क्या बोला गया वो चीजें हम लोगों ने जानी। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी कंट्री में ऐप डेवलप किया गया जो कि कैम स्कैनर को रिप्लेस करेगा। NSO के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया, हमारी कंट्री में क्या कंडीशन रह रही है उसको ध्यान में रखते हुए। ग्रीस, तुर्की और इसी के साथ में हम लोगों ने साइप्रस जो एक एरिया है उसके बारे में जाना, और एक आइलैंड जिसका नाम है क्रीट। तो याद रखिए क्वेश्चन कई बार बन जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की साइड से क्या क्या हेल्प करने की बात की जा रही है किसानों को, वो सारी चीजें हम लोगों ने जानी। ठीक है, अब आप लोगों के सामने है, पहले आप लोग आज का क्विज देखिए, उसके बाद में फिर आप लोगों को जो रिवीजन क्विज आप लोगों के सामने आएगा। डेटा रिलीज किसके द्वारा किया गया, जो कि जीडीपी के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री की जीडीपी नेगेटिव में चल रही है, इसी के साथ में यूए के द्वारा अबोलिश किया गया एक लॉ, उसका नाम आप लोगों को बताना है, और किसके द्वारा यहाँ पर स्वागत किया गया लॉ का, ये आप लोगों को बताना है। तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर्स के बारे में बात की जा रही है, उनके द्वारा यहाँ पर कौन सी कंट्री के साथ में अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि एक तरीके से जो रिन्यू कॉल की बात की जा रही है, जो कि बेसिकली डायलॉग के लिए, ताकि जो इनकी जो टेंशन है उसको थोड़ा कम किया जा सके, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी कंट्री में एक ऐप डेवलप किया गया है जो कि कैम स्कैनर को रिप्लेस करेगा। कौन सी मिनिस्ट्री है, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत यहां पर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। इसी के साथ में कोविड-19 से लड़ने के लिए रेलवे के द्वारा एक रोबोट बनाया गया जिसका नाम आप लोगों को बताना है। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर ये क्विज, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा, रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर एक हॉलिडे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसेंटली, जो केरला में अभी यहाँ पर कंप्लीट देखने को मिला। वर्ल्ड कोकोनट डे है, किसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। कौन सी गिफ्ट किसके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है बांग्लादेश में, जो बेसिकली यहाँ पर बच्चे हैं, ताकि वहाँ पर जो बांग्लादेश की हिस्ट्री है उसके बारे में बच्चों को पता चल सके। यहाँ पर ये ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट जो कि दिया जा रहा है हमारी कंट्री को, किसके द्वारा दिया जा रहा है, ये यहाँ पर किस बीमारी के साथ में लड़ने के लिए दिया जा रहा है, जो कि 3,500 के करीब है यहाँ पर करोड़। ठीक है, इसी के साथ में पैरा स्विमर का नाम आप लोगों को बताना है, जिनको तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड यहां पर अभी रिसेंटली दिया गया। अगर बात करें सीएम BS येदियुरप्पा कर्नाटका के सीएम है, रोल ऑफ सर्विस जिसको रोरो के नाम से आप लोग जानते हैं, ये किस एरिया को कनेक्ट करने की अभी स्टार्ट की गई है। CSIR और CMERI दो डेवलप जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने मिलकर वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाने की बात की गई है, कहां पर, ये आप लोग को बताना है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है, ये आप लोग को बताना है।
अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगा, मैच कर अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, पता चलता रहे कि मुझे भी कितना अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले ओणम के बारे में हम लोगों ने बात की थी, केरला के अंदर सेलिब्रेट किया था। एशिया एंड पैसिफिक कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पर इसको जो कोकोनट डे है इसको सेलिब्रेट किया था। इंडिया के हाई कमिश्नर के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान से रिलेटेड जो किताब है वो 100 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बांग्लादेश के अंदर बांटी गई, ताकि उनकी हिस्ट्री के बारे में वो जान सके और इंडिया का क्या रोल रहा है उनकी हिस्ट्री में वो भी आप वो समझ सके। जापान के बारे में बात की जा रही है, 3500 के करीब यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, जो कि कोविड-19 के साथ में लड़ेगा। सत्येंद्र सिंह लोहिया ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनको रिसेंटली अभी तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया है। अगर बात करें कर्नाटक के द्वारा रोरो सर्विस स्टार्ट की गई है, बेंगलोर और सोलापुर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर यहां पर ये देखने को मिलेगी, जो कि डिटेल में डिस्कस की थी। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री जो है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर बनाया जा रहा है। एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड जिसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था डिटेल में, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इसको दिया जाएगा 2020 का। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। सारी जो पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी आप लोगों को टेलीग्राम पर, यहां से जाकर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।